फर्स्ट है फंडिंग की भी मैडम मुझे बोलने की देंगे फर्स्ट है फंडिंग। आप एलिजिबल बन जाते हो फंडिंग के लिए, जैसे आपका देखा A प्लस मेरा ये तो अच्छा स्टूडेंट को फंडिंग मिल जानी चाहिए। ठीक है, बहुत सी जगह एलिजिबिलिटी भी है तो आप ये प्लस नहीं करें। दूसरा क्या, reputation of the institution and it will be reflected from your PPT. Teacher इस तरह चलेंगे A++. Student किस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, लोकल, सब जाएगी कैसा इंस्टीट्यूट है A+. हाँ, तो कुछ तो फ्रूट होते हैं वो दिखते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, लेकिन उसको फील किया जा सकता है। तो आइए इसको फील भी करते हैं, और जो न्यूमेरिकल वाले फ्रूट्स हैं कौन से हैं, फंडिंग बहुत हो जाएगी, उसको भी यूज करो। ठीक है, ये इसका मेन बेनिफिट है। लेकिन आपके साथ साथ आपको अपने स्वॉट एनालिसिस पता चल जाता है, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ, व्हाट आर माय वीकनेस। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कोशिश करो वीकनेस को खत्म करने की, लेकिन मैं कुछ और कहता हूं, देखिए जो गंदी आदत बचपन से पड़ी हो वो खत्म की जा सकती है क्या, कुछ भी टेक्निक यूज करो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, होती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वीकनेस को लेट रिमेन देयर एज ए वीकनेस। ओके, वो वीकनेस है, कितना भी काम कर लो, व्हाट यू शुड डू, वर्क अपॉन ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड इंप्रूव देम। फिर देखो कोई कंपटीशन हो गई। सो स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आपके इंस्टीट्यूट की, आपके स्टूडेंट्स की, आपकी फैकल्टी की स्ट्रेंथ पता चलती है। दूसरा ज़्यादा वीकनेस पता चलती है, हमारे से क्या ही, हाँ ये हमारी कमी है। और जब ऐसी वर्कशॉप होती है तो पता चलता है अच्छा इस तरह के थ्रेट्स हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। स्वॉट एनालिसिस हम कर सकते हैं अपने आप, तो यही फर्स्ट पॉइंट है। और जो रिसोर्स एलोकेशन है, शेयरिंग वाले हमने बताया, फंडिंग तो लिखा हुआ है कि फंडिंग मिल जाती है आपको। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। अगर एक बार गो थ्रू हो जाएगी, इफ यू वांट एनीथिंग इन डिटेल यू कैन डिस्कस इट। ओके ओके, ये मैं डिस्कस नहीं करता जा रहा क्योंकि सबको पता होता है, जल्दी पढ़ लीजिए अगर कोई आप होगी ना। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ना तो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना ऑटोनॉमस की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात। एफिलिएटेड है ना सर, वही मैंने लिया, वो इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अगर आप नहीं हैं अभी तक इस प्रोसेस में तो आइए देखते हैं क्या करना है। चलिए आगे। First, provided the college are affiliated to a university recognized by the UGC, generally हमें ये पता होता है कि कॉलेज जो है वो affiliated है किससे, यूनिवर्सिटीज। तो you are eligible, हाँ यहाँ affiliation है at least eligible। चलिए next, constituent college of a private and deemed to be university are considered as constituent university। भूल जाइए हमारा नहीं। next, provided दूसरी जो हमारे है वो है provided the college institution not affiliated to university are offered program recognized by especially professional regulatory council and have been recognized by association of Indian students। second eligibility। next, वो तो था जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट साइड अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वालीफाई हो चुके हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में जा रहे हैं। institution which would like to make an improvement in the accredited status may apply for reassessment after a minimum of 1 year and before 3 year of accreditation। अगर आपको लगता है सही हुआ हमारे साथ तो अप्लाई कर सकते हो। next, institution opting subsequent cycle second, third, fourth of accreditation can submit the IIQA during last 6 months of the validity period subject to the fulfillment of other condition। अब आपके दिमाग में आएगा सर कोई इसका assumptions है, एग्जाम हो सकते हैं इससे कुछ सीखने से, कब हो सकते हैं फिर तो भी आ जाए, जैसे क्लैरिटी आ जाए, हाँ या गवर्नमेंट बहुत हो जाए या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे। ए ग्रेड कॉलेजेस के लिए 7 इयर्स करती है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल उसका क्या लैग की तो वजह से हम भी आ जाए इसकी वजह से। ठीक है, हमने भी हम भी लेट हो गए एक साल क्योंकि वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिया, कोविड चल रहा है इसलिए उसको नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऐसा कोई नेशनल क्लैरिटी हो जाए तो कर सकते हैं, देखो नहीं
कोशिश करें जब लास्ट के 6 मंथ बचे तो अपना अप्लाई करें। नेक्स्ट ये थोड़ा जरूरी है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। All the institutions intending to apply for assessment and accreditation by NAC need to mandatorily upload the information of Aisha। ठीक है, ये आपको लिखना है Aisha कोड। ठीक है सर, नेक्स्ट। ओके, 3 मेन कंपोनेंट है इसके। फर्स्ट है SSR, 5 ईयर की SSR। ये क्या होगी, क्या क्राइटेरिया है, जल्दी इसको कवर करेंगे। थोड़ा सा अटेंशन पे करिए, ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा मैं, बीच में कोशिश करूँगा एग्जांपल दूँ जिससे आपको समझ में आपको। ठीक है, ओके। सेकंड है स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे, ये करेंगे फिर उसके बाद विजिट हो जाएगा। थर्ड विजिट है भाई, पेयर की कोई टेंशन नहीं की बात है, कोई टेंशन नहीं की बात, टेंशन की बात है। कब, जब ऐसे साथ सोच रहे हैं आप पिछले 5 साल की देगी इतना मुश्किल काम है। आप कहते हो यार ये तो पता नहीं कल परसों क्या गया था, रात को दो भूल गए, SSR कहाँ से आएगी, कैसे होगी। 2 चीज़ें हैं, एक तो सिस्टम डेवलप करना, सोच लीजिए कोई हमें सिस्टम डेवलप करना है, और सिस्टम डेवलप के सबसे अच्छा टूल कौन सा है, बताओ बताओ बताओ। आपको कोई तो पूछो, डेवलप कैसे होता है, पूछो डेवलप कैसे होता है, बताया था मैंने। गूगल फॉर्म, कोई ERP, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है लाइफ में, कोई बड़ी चीजें नहीं करनी, सॉफ्टवेयर की फ्री चीज अवेलेबल है आपके पास। जो भी इवेंट, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, गूगल फॉर्म से आप उसमें रिस्पॉन्स लीजिए, मुझे या जो भी नोटिस देना है, जो भी इन्फॉर्म करना है, गूगल फॉर्म में हमेशा रहेगा आपके पास। किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आपके एलम्स हैं, करंट स्टूडेंट हैं, या एम्प्लॉइज हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी कैसे, इस तरह से। और फर्दर जानना चाहते हैं, उससे और टच में रहना चाहते हैं, और आपके पास इसको क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम। ध्यान दें, गूगल क्लासरूम ये ऐसा सोर्स है आपके पास, अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड सारी चीजें, कई साल तक आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे, 5 या पिछले अगले 50 साल तक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। ना तो आपने कहीं नोट करना, ना पेपर बेस करना, सब कुछ आपके पास, कोई याद नहीं है। लेकिन उसके लिए अटेंटिव रहना है, क्या इवेंट है, कौन सी मीटिंग है, सबके लिए थोड़ा अटेंटिव होकर, विजिलेंट होकर आपने गूगल फॉर्म को यूज करना है। तो आपका जो 5 साल का डाटा है वो यूं क्रिएट हो जाएगा विदाउट एनी पेपर वेस्ट, है ना भाई। जो बड़ी बड़ी कंपनी लेती है ना ERP, तो सोचती है कि मिनिमाइज कैसे किया जाए कॉस्ट। तो आप भी बताइएगा कि कितना फंड हमने बचाया गूगल फॉर्म से और गूगल क्लासरूम से। गूगल क्लासरूम केवल टीचिंग करने के लिए नहीं है, वो कुछ चीज़ों की भी है। ठीक है, चलते हैं। ओके, बड़े दुख की बात है कि सर आप SSR तो ऐसे बता रहे थे कि जाओ और फॉर्म भरवा लो और काम हो गया, लेकिन इसके पास तो 56 मैट्रिक्स है, अरे हाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गई। 56 तो बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ा कम कर लो तो कर देते, तो क्या दिक्कत है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव तो आप भर लोगे, लेकिन जब टेंशन होगी तो क्वालिटेटिव भरोगे। हमने आपसे पूछा ही क्लास अच्छी लगी, तो आप पास हो गया, ना करोगे, यस और नो में डाटा मिल गया हमें क्वांटिटेटिव, कितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोगों ने कहा, उसमें ही पता चलेगा क्या कितनी फीमेल थे और कितने मेल थे। अब हमने पूछा आपसे ये क्लास अच्छी क्यों लगी, इसके लिए कंटेंट डेवलपर, हाँ सोच सके, कंटेंट को डेवलप कर सके, और क्वालिटेटिव क्या है वो यही काम है। ठीक है, तो चलते हैं। ओके, so covering the 7 criteria described earlier, the SSR has 2 kinds of metrics. One, those requiring quantifiable facts and figure as data, which have been indicated as quantitative metrics. QN क्या हो गया, quantitative, QL qualitative metrics। ठीक है, कोई डाउट, रेडी, चलो नेक्स्ट। ठीक है, हमने 56 को किसमें डिवाइड किया, 7 क्राइटेरिया है मेन, 7 मेन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमें असेस किया जाएगा। 32 उसके अंदर की इंडिकेटर्स हैं जो दिखाएंगे आपको। 22 जो है वो क्या है,
क्वालिटेटिव और 34 क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इसकी, या सेकंड की कर रहे हैं, या फर्स्ट की कर रहे हैं, हर क्राइटेरिया एक व्यक्ति को अलग देते हैं, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। आप कहो कि एक ही व्यक्ति सारा करेगा तो भाग तो होने से हर क्राइटेरिया अपने आप में, हर जो ये है क्राइटेरिया बता है, तो आपको लगता है कि इनके पास ये स्किल्स हैं, उस बेसिस पे आप उनको डिवाइड कर दीजिए। हो सकता है कुछ को बहुत अच्छा लगता हो क्या करना, इंस्टीट्यूशंस की आउटरीच प्रोग्राम क्या है, डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है, इंस्टीट्यूशन की प्रोविजन मिशन विजन क्या है, डिपार्टमेंट का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का, इस चीज में रहता हो उसको बोल दे। दूसरा व्यक्ति रहता है कि यार मेरे को ना पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, उसका भी क्राइटेरिया अलग है। तीसरा रहता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि टीचिंग लर्निंग अच्छी हो जाए, हाँ, टीचिंग लर्निंग अच्छी हो जाए, उसमें उसका इंटरेस्ट है, पढ़ाते बहुत अच्छा है, या इन्वॉल्वमेंट इस चीज में अच्छा है, वो उसको चीज का लेना चाहिए। अलग अलग 7 क्राइटेरिया हैं, लेकिन टोटल कितने हैं मैट्रिक्स? 56 टोटल है 56। चलें आगे। ओके जी, आइए अब हर एक को वेटेज दिया हुआ है हमने, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है करिकुलम आस्पेक्ट। डिजाइन और डेवलप तो हम करते हैं क्या? कौन करता है? यूनिवर्सिटी, वो हमने हटा दिया अपने यहाँ से। यूनिवर्सिटी में वो ऐड हो जाएगा, वो हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं। कैसे करते हैं बताओ जरा, कोई बताएगा? लेसन प्लान होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज का हाँ। हम जनरली क्या करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी करिकुलम आपके पास है वो आपने कैसे प्लानिंग की उसकी। तो 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है हमारे यहाँ, ये होता है ना, उसमें हमने क्या क्या करना है बताओ। उसका एक फॉर्म मैंने मैडम को दे दिया, हाँ? तो पूरे जो 6 महीने की आपकी प्लानिंग है वो किस तरह होगी। पहले फर्स्ट मंथ में इतने आप चैप्टर लेसन प्लानिंग से कहते हैं वो करेंगे। टेस्ट किस डेट पर होगा, आंसर शीट कब दिखाएंगे, सेकंड टेस्ट कब होगा, आंसर शीट कब दिखाएंगे, उसकी स्पेसिफिक डेट वगैरह सारा कुछ, कितनी यूनिट कवर कर ली आपने, कब तक, किस सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया आपने, आप समझ रही बात है। इसका रिकॉर्ड कहां से आएगा? जनरली हम लोग इसका रिकॉर्ड हार्ड कॉपी में रखते हैं, काउंटर साइन कराते हैं टीचर के और हेड के और प्रिंसिपल मैडम के सर कराते हैं, नहीं कराते, रखते हैं ना रिकॉर्ड में, या कहां रखते हैं? आपके रजिस्टर में जिसका आप अटेंडेंस लेते हो होता है, इसके अंदर सारा रिकॉर्ड होता है ना। इस लेक्चर से खत्म करें, जो हमेशा आपके वजह से हो सकता है खो जाए, हो सकता है जो टाइम टेबल में वो कहीं गायब हो जाए, तो गूगल क्लासरूम की बेस्ट टूल है इसकी, ठीक है। 100 साल बाद भी देखोगे, पहले भी देखोगे, उसमें फायदा क्या है? एक तो आप 100 साल बाद भी अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड होगे, किसके द्वारा? ईमेल के द्वारा, क्यों ईमेल से कनेक्टेड रहता है हमेशा, ठीक है। दूसरा, जो भी आपको अपडेट देना है उनको ऑनलाइन अपडेट दे सकते हो। उनकी जो कह रही है वो आपके फोन पे ही आएगी, व्हाट्सएप पर आएगी, ये ध्यान रखिए, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जब आप टाइम होगा उसको खोल के देखिए, उनकी क्वेरी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी असेसमेंट, कोई भी चीज आपने उसमें मटेरियल डालना है, कोई वीडियो डालना है, कुछ भी डालना है, सब उस पे डाल सकते हो। तो जो पूरी प्लानिंग है, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वीक में ही पूरे सेमेस्टर का सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को दे देता हूँ। स्टूडेंट यही कहता है कि बताइए सर एग्जाम में तो जो मेरे घर में शादी नहीं आए, कुछ नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आपने एडवांस में उसको दे दिया। और नेक कहता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं किस वीक में क्या क्या पढ़ाया, ये सारी चीजें आप मुझे बताओ, उसकी प्लानिंग कैसे किया, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे यहाँ कॉलेजेस में जैसे स्टूडेंट के फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स आ गए, सेकंड टेस्ट के मार्क्स आ गए, इंटरनल के मार्क्स आ गए, इंटरनल आउट ऑफ 25 होता है 47 होने जा रहा है, तो टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जब 25 को हम देखते हैं तो मीटिंग होती है हमारी किस चीज की, मीटिंग होती है कितने स्टूडेंट के मार्क्स कम है, क्यों कम है, आपके कोई स्टूडेंट है जो मेरे स्टूडेंट हैं, क्या आपने मीटिंग की, उसके मिनट्स ना, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर नायक आ गया उसने बेसिक पे पूछ लिया कि अच्छा आप तो बात कर रहे थे प्लानिंग की, प्लानर तो है आपके पास,
सारा खत्म हुआ सेमेस्टर, आपने मीटिंग की, कितने बच्चों के मार्क्स कम थे, स्लो लर्नर थे। अब पूछा स्लो लर्नर क्या होता है, आपको तो पता ही है। हमने आइडेंटिफाई किया आपने क्लास में स्लो लर्नर नहीं किया, एक और वेल एडिशन हो गया, ठीक है स्लो लर्नर। हाँ, उसको इंप्रूव करने के लिए आपने एक्स्ट्रा क्लास ली क्या, लेकिन पता कैसे चला कि वो स्लो लर्नर है, उसके लिए साइकोलॉजिकल टूल है, उसको आप अप्लाई करो तो उससे पता चल जाएगा। ये एडवांस चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन कितना रिग्रेसिव चीजें हम कहते हैं हमको पढ़ाना जानते हैं, क्लास में आया लेक्चर लिया अटेंडेंस ली, ये काम खत्म नहीं हुआ, काम तो शुरू हुआ है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप कहते हो सर बाकी चीज तो ठीक है, इतना काम करा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दो इस चीज की। जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, रिफ्रेशर प्रोग्राम होता है, आप नहीं देते क्लास में लेगा, वो फ्रीडम है क्या आपके पास? जब तक आप फ्लोट नहीं करते दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे स्कूल्स में, दूसरे यूनिवर्सिटीज में, आपकी लर्निंग बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। तो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास या नहीं है बताइए। तो टीचर जो पढ़ाएगा, जो ट्रांसफॉर्म करेगा, कहाँ करेगा, जब तक खुद नहीं अपडेट होगा तो कैसे करेगा? तो यहाँ एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी वो है कि अभी तक आपने कितने रिफ्रेशर कोर्स, कितने ओरिएंटेशन, कितनी वर्कशॉप, क्या क्या किया, कम से कम मान के चलिए ऑनलाइन कर लीजिए, कम से कम चल रही है सारी चीजें, ठीक है। कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके भी ग्रेड देखते हैं, ग्रेड है यही ग्रेड होता है, देखो आप, ठीक है। फिर है करिकुलम इनरिचमेंट, इसकी भी अपने आपने जो बुक्स पढ़ी वही पढ़ा दी वहाँ पर, आपका रोल क्या रहा, आपने क्या वैल्यू एडिशन की, सही है ना? इंटरेस्टिंग कैसे पढ़ाया, ठीक है। और कहाँ दिया, दिखा सकते हो क्या, कैसे जी, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में सारा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो करिकुलम एनरिचमेंट में अगर हम टीचिंग पेडागोजी की बात करें तो दो जो टीचिंग पेडागोजी में सबसे बेस्ट टूल माने गए हैं वो है सीटी, तो है ही नॉट ऐसा, एक है सुधा नारायण मूर्ति जो टीचर थी, वो रोल मॉडल है आजकल टीचर का क्यों है, रास्ता है नारायण मूर्ति साहब की वाइफ सुधा नारायण मूर्ति, गलत ना बोला है, क्यों नंबर 1 है, टीचर की रोल मॉडल है, ये कह रहा हूं मैं। हाँ क्यों है, टीचर की रोल मॉडल क्यों है, जनरेटर लाइट आगे बंद करा, बंद हो गया। और मैं आपको बताऊं वर्ल्ड की क्लासरूम टीचिंग स्टोरी बर्लिन में 1874 में लॉन्च हुई थी, पता है आपको? फर्स्ट स्टोरी टेलिंग पेडागोजी अक्रॉस द होल वर्ल्ड, इट स्टार्टेड बिगिन फ्रॉम बर्लिन। मेटाफोर्सिस साइंस में कॉन्सेप्ट है, उसके जो जनक थे बर्लिन में रहते थे 1974 में, और वो 80 साल के थे, ठीक है। सबसे पहले स्टोरी बनी यहाँ से सुनिए, और पब्लिश हुई अक्रॉस द होल वर्ल्ड। तो उसके जो देखो नाम बोलते हैं साइंटिस्ट का, वो बर्लिन में रहते थे मैडम, और 80 साल के थे, और वो बहुत बीमार थे, उनको पता था कि 81 ईयर में डेथ हो जाएगी एक साल बाद। तो अपने घर से बर्लिन में जहाँ रह रहे थे, अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले, जहाँ पर गार्डन था, गार्डन में टहल रहे थे, उन्होंने देखा एक बच्ची रो रही है छोटी सी। तो बच्ची से पूछा क्या हुआ, तो बच्ची ने छोटी सी की, तो उसने कहा कि मेरे पास एक डॉल थी, डॉल खो गई है मेरी। ये नंबर 1 स्टोरी है, स्टोरी टेलिंग आज तक की कोई वर्ड नहीं, और आप बताइएगा क्या ठीक कर गया ना, यहाँ से सुनिएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मेरी डॉल खो गई है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, भाई डॉल को ढूंढते हैं। उसने डॉल ढूंढा, वो मिली नहीं। उसने कहा कि अब तो मिलेगी नहीं,
अब सोचिए जो इतना छोटा बच्चा उसके लिए जो डॉल है कितने मायने रखती है। बहुत पेन था उसकी लाइफ में, क्यों? कि डॉल खो गई थी। छोटी बच्ची की सबसे इम्पोर्टेंट क्या? डॉल। तो इसने सोचा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो बच्ची तंग हो गई है, रो रही है बहुत ज़्यादा। उसने कहा ऐसा कल आना, तो मैं कल देखता हूँ डॉल मिल जाएगी, कल रुकेगी। नेक्स्ट डे वो आई, व्यक्ति आया और उसने कहा कि कल शाम को जब मैं घर जाता था तुम्हारी डॉल मिली थी मुझे, कहती है आप बड़ी दिक्कत वाली, इसको विश्वास कैसे हो कि तुम्हें डॉल मिली थी, मेरी हो गई है। उसने कहा कि मिली थी तुम्हें डॉल और तुम विश्वास नहीं करोगे, बताता हूँ। उसने बिल्कुल लेटर दिया है, बिल्कुल डिजाइन किया हुआ लेटर। उस लेटर में उसने कहा कि ये मैसेज है लेटर में, तू पढ़ ले। उसने लेटर देखा, कहती मैं पढ़ नहीं सकती, आप पढ़ के सुनाओ, मैं छोटी हूँ, मेरे को पढ़ना नहीं आता। उसने कहा पढ़ के सुनाओ। उसने खुद भी लिखा था उस लेटर में, क्या लिखा था कि मैं तेरे को मिस कर रही हूँ, लेकिन एक मेरा ना पैशन है लाइफ में, मेरा ऑब्जेक्ट है लाइफ में, वो है कि पूरे वर्ल्ड को देखना चाहती है, घूमना चाहती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसमें वर्ल्ड को घूमने जा रही हूँ, पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ मैं, 1 साल बाद वापस आ जाऊंगी, लेकिन डेली तुझे मैं लेटर लिखूंगी। कौन कहती है? डॉल जो खो गई होती है। किसके माध्यम से? उस टीचर के माध्यम से। और टीचर ने क्या किया? उस बच्ची का जो पेन था रिलीव कर रहा था। कैसे? डेली एक लेटर आता था, लेटर कौन लिखता था? टीचर ही लिखता था। और फिर वो लेटर लिखता है कि आज मैं इंडिया पहुंचा, इंडिया में ताजमहल देखा, फिर मथुरा आया, कॉलेज विजिट करके गया। तो रोज स्टोरी बनाता था, वो लड़की को सुनाता था। आप धीरे धीरे 1 साल आने वाला था और उसको पता था मेरी डेथ होने वाली। अब उसका अटैचमेंट किसके साथ हो गया? मेरे साथ तो हट गया, टीचर के साथ हो गया। अब उसको लगा कि मुझे दिक्कत हो गई। उसे पता था 2 दिन रह गए हैं, तो 3 दिन पहले उसने एक लेटर ला के लिखा, उसमें लिखा था कि मैं वापस आ गई हूँ। कौन? डॉल। डॉल वापस आ गई। लेकिन उसने लिखा लेटर में दिक्कत है, तुम्हें को पहचानेगी नहीं। क्यों? ये पूरे साल में पूरे वर्ल्ड को घूमी, अलग अलग खाना खाया, अलग अलग जगह का पानी पिया, अलग अलग कपड़े पहने, तो मैं चेंज हो गई। लेकिन जस्टिफिकेशन कहाँ से आ रहा था? एविडेंस क्या था? लेटर। उसको फील कराया कि हाँ जो सब कुछ हो रहा है वो सच हो रहा है। ये कौन था? टीचर था। सब कुछ तो फील कराया। अब सेकंड लास्ट डे आता है, वो बाजार जाता है, डॉल लेकर आता है मार्केट से और कहता है ये डॉल है। तो देखती है ये डॉल तो नहीं है। फिर उसको ध्यान आता है कि कल जो लेटर आया उसमें लिखा था क्या? मेरा रंग रूप वेशभूषा चेंज हो गई है, मैं चेंज हो गई हूँ। तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी ही डॉल है। ठीक है, उस लेटर में जिस दिन वो आती है, एक लेटर अपने साथ में लेकर आती है और लेटर उसको देती है। डॉल के साथ वो आदमी उसको लेटर देता है, उसमें लिखा होता है ये डॉल आज वापस जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। एक साल से वो पेन खत्म हो गया था, अटैचमेंट किसके हो गया था? डॉल के साथ काम था, सर के साथ ज्यादा हो गया था, है ना? और जो सेकंड डे लास्ट लेटर आया उसमें क्या आया कि डॉल जो वापस जा रही है, तुम्हारा वापस नहीं आएगी। नीचे लिखा था कि डॉल की शादी हो गई, शादी के बाद क्या होता है? उसको अपने ससुराल जाना होता है, तो अपने ससुराल जा रही वापस नहीं आएगी। लेकिन ससुराल में अकेली कैसे रहेगी? उसके लिए सर की जाने से उसको पता था आगे मैं नहीं आ पाऊंगी, क्या होने वाली। ये सबसे बड़ी स्टोरी टेलिंग आज तक के रिकॉर्ड में है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा डिस्कस हुई है केस स्टडी। और इस केस स्टडी से टेक अवे क्या था? सोचिए जरा कि कोई टीचर किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो बुढ़िया हो चाहे बड़ा हो, उसका पेन रिलीवर बन सकता है। उसका पेन लाइफ सबसे पेन क्या था? उसका डॉल था। और इस कहानी के माध्यम का दूसरा टेक अवे ये था कि उसने पता क्या चीज सिखाई कि नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, एक छूटेगा एक आएगा, एक छूटेगा एक आएगा, एक छूटेगा एक आएगा। तो शौक बनाने की जरूरत नहीं, ट्राई होने की जरूरत नहीं, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ये तो जीवन का एक पार्ट है। एक स्टोरी के माध्यम से किस तरह आप लोगों के जीवन को चेंज कर सकते हो? वन इज स्टोरी टेलिंग। सेकंड, हम कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। जो बाहर की चीजें वो क्लासरूम में आ जाए वो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल?
तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल क्या कहता है? वी डोंट बिलीव इन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, वी बिलीव इन फर्स्ट गो इनसाइड द बॉक्स एंड वेयर इज दैट बॉक्स? नो, नॉट इंट्रोस्पेक्शन, स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है, उस लेवल पे मत जाओ, अब कमर्शियल ले जा रहे हैं। कहता है उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए कहाँ भेजें? हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री में भेजते हैं, कहता ना, कहता हम अपने स्टूडेंट्स को कहाँ भेजते हैं? जहाँ सचमुच लाइफ के मतलब पता चलते हैं, लाइफ के मायने पता चलते हैं, और वो है जगह विलेज। उसने कहा कि हम अपने स्टूडेंट को एमबीए के स्टूडेंट को कहाँ भेजते हैं? विलेज में भेजते हैं, जहाँ उसको सचमुच लाइफ का क्राइसिस का पता चलता है और फिर उसको मैनेज करना सीखता है। तो सेकंड इज दी केस स्टडी, ठीक है? ये दो हैं, अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहें तो सोच सकते हैं अपनी लाइफ में। देन है फीडबैक सिस्टम, feedback from your student, feedback from your parents, not your parents, student parents, feedback from alum। तीन ग्रुप हैं लिख लीजिए, alums, alumni, और alumni में भी क्या आपने कोई रिलेशन डेवलप किया? क्यों किया? जस्टिफिकेशन में बता देता हूँ। जनरली हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है alumni से क्या करना होता है, रिश्ता क्यों जोड़ते हैं पता है? फंडिंग, मोर एंड मोर फंडिंग। एक हमारे आए भी alums, उन्होंने कहा क्या जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है? मैंने कहा कुछ नहीं, 10 वर्ष बनवाना है, पैसा आने वाला है। कहते कितने का है? मैंने कहा 10 करोड़। कह ठीक है, मैंने दिया। हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एक व्यक्ति से पैसे नहीं ले सकते, हमारे कुछ नॉर्म्स हैं यूनिवर्सिटी। कहते मैंने दिया, बनवा लो। मैं कहीं नहीं ले सकता आपसे। कहते फिर आप लोग करते क्या हो यार? तो तुम पैसा नहीं लेते, खाना ऑर्डर नहीं करा देते, फिर ये नेटवर्क में करवा देते हो। आपको पता है असली मतलब क्या है पहले नेटवर्क का? आपने कभी जो आप गले में चेन पहनते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग होती है पता है आपको? इस वीकेस्ट पॉइंट इज इट्स स्ट्रेंथ, पता है आपको? तो जिस बैच में आप थे, जिस ईयर में थे, ठीक है, उसके पहले ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर जितने लोग से आपसे कनेक्टेड हो के नहीं हो, एलम की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से जो लोग वीक हैं, वीक का मतलब फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, अगर आप ग्रुप में हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उनका नेटवर्क इस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो एक दूसरे को जानते हैं, एक उसको जानता है, एक उसको जानता है, एक उसको जानता है, चेन बन जाती है। तो जो बीच में से वीकेस्ट होता है, दूसरे लोग मिलकर उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये है एलम नेटवर्क, एलम एसोसिएशन का मेन पर्पस। तो हम भी वही जवाब देते हैं कि हमें फंडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप आपस में नेटवर्किंग है तो हमारा काम चलता है। ठीक है, जब जरूरत होगी आपके पास आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, दीज आर फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आ गया, ठीक है? बात कर सकते हैं हम लोग सब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट, स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। कई कॉलेजों में हम चाहते हैं देखा कि उनकी रेशियो कम होती चली जा रही है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट इज कमिंग डाउन एवरी ईयर। क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? दूसरा, प्रोपोर्शनेट ऑफ स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ जेंडर। लिख लीजिए जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स का हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता है आपको क्या है? सोच सकता है कोई? 80% गर्ल्स और 20% बॉयज। मुझे लगा आने वाले समय में बॉयज को 2% रह जाएंगे तो गर्ल्स ही होंगी। ओके, कैन यू थिंक ऑफ अनदर डायमेंशन इन दिस? जेंडर हो गया, और क्या हो सकता है डायमेंशन? डाइवर्स ग्रुप से हैं, है ना? पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरीज, सब रिप्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है? स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये तो हमारे इक्वल होती है, हाँ इक्वल ही होती है, कोई बात नहीं, जो है नहीं ऐसी बात। देन टीचर लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज low performer and high performer, medium performer, and what solution you offer. ये इसमें है प्रोसेस क्या है? Then teacher profile and quality. How do you assess our quality? May I know? Teacher will give a feedback about the student will give feedback about teacher. ठीक है? और टीचर प्रोफाइल, टीचर क्रेडेंशियल, इतने
रिसर्च पेपर वगैरह आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर, कितने सेमिनार अटेंड किए, कितनी वर्कशॉप की, एज ए रिसोर्स पर्सन आप कहाँ गए, क्या किया आपने, कितने प्रोजेक्ट मिले आपको, कितनी बुक्स हैं आपकी। तो बुक्स ये बुक्स ये कोलैबोरेशन में करो, और पेपर ये कोलैबोरेशन में करो। तो हमारे नीचे ये एक चीज़ कॉलेज है, कॉलेज का मतलब है दूसरे कॉलेज दूसरी यूनिवर्सिटी के टीचर से टाइप करना। तो मैं कहता हूँ अगर टाइप हो गया तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, अगर आप पीएचडी करें तो वहीं से शुरू कर दो टेन पर। तो अभी तक कोई क्वेरी हो तो हम थोड़ा स्लो चलते हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि वो पॉइंट बताऊँ आपको बीच बीच में, जिससे भी आप सर्च जो है उसको इम्प्रूव कर सकें अपने ऑफिस में। कोई क्वेरी नहीं, ये चीज़ें हाइपोथेटिकल लगती है इस लेवल पर विश्वास कीजिए, थोड़ा अवेयरनेस आएगा, कहीं ना कहीं एक स्टेप तो रुकेगा। कहीं तो हम सोचेंगे कि हाँ कॉलेजिटी डेवलप करें या रिसर्च करें या एक बुक लिखें, कुछ तो अब बुक भी बड़ी दिक्कत है, मैंने बुक पब्लिश करा ली नहीं कर, मान लो किसने करा ली, बुक पूछिए कौन सा पब्लिशर है, इंटरनेशनल लेवल का है या नहीं, थोड़े भी कॉशन दी कि भाई हर एक से जगह पब्लिश नहीं करा, हमने अच्छी भी जो पब्लिशिंग हाउस है, नाउन पब्लिक हाउस है, उनके यहाँ की बुक पब्लिश करा, अकेले कराने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में कराई। ठीक है, अच्छे पेपर लिखिए, जब तक क्वालिटी डेवलप नहीं होगी तब तक वो चीज़ें नहीं होगी। जो मैं जानता हूँ वो इतना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल क्या ट्रेंड है, जो एडवांस चीज़ें आ रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको यूज़ करके सब लोग आजकल, जैसे आजकल वो आ रहा है SLR आ गया, सिस्टमेटिक लिटरेचर, उसपे बहुत पेपर पब्लिश हो गए, मेटा रिसर्च है उसपे पेपर पब्लिश हो गए, एक सब टेक्नोलॉजी बेस्ड। हमें कब कैसे पता चलेगा इसके बारे में, जब हम दूसरी जगह वर्कशॉप में जाएंगे, दूसरी जगह अटेंड करेंगे प्रोग्राम, तो ये चीज़ें पता चलेगी। देन इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स कैसे करते हैं, मुझे बताएंगे इवैल्यूएशन स्टूडेंट का असेसमेंट कैसे करते हैं। एग्जाम्स होते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, प्रोजेक्ट देते हैं, रियल लाइफ के प्रोजेक्ट देते हैं, सर्वे देते हैं, ये सारी चीजें। और फिर से पूछता है कि कितने रिसर्च प्रोजेक्ट दिए आपके स्टूडेंट को, रिसर्च प्रोजेक्ट दिए, पीपीटी को दिए, पीपीटी बनाए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक कॉन्सेप्ट है रिसर्च में, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, है ना। अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंगेज करोगे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी। ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है ये रिसर्च। स्टूडेंट के केस में है कि जितना ज़्यादा इंगेज करोगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। अब जो हम असाइनमेंट देते हैं उसके मायने क्या है, उनके मार्क्स देते हैं क्या? बिल्कुल गलत, हाँ सॉरी, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि जो चीज़ आप क्लास में नहीं पढ़ा पाए, क्लास में लिमिटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ा पाए, आपने बेसिक पढ़ाई लेकिन एडवांस नहीं बता पाए, तो असाइनमेंट में दो। ठीक है, असाइनमेंट में दे दी, चाहे वो कॉपी करे चाहे दिमाग लगा के काम करे, कुछ भी करे, असाइनमेंट आपने दिया, उसके मार्क्स नहीं दिए। ठीक है, मार्क्स को क्यों नहीं है, चलो कुछ दे देते हैं, बहुत काम होगा, आपको 5 देते हैं, लेकिन जब आप उसका टेस्ट लोगे तो कहाँ से आएगा? जो असाइनमेंट किया, असाइनमेंट का कौन सा था? एडवांस का, पढ़ाया क्या? इस टाइप का एग्जांपल लो, आपने मीट मॉड्यूल मोड पढ़ाया, अब जो उसमें मीट मॉड्यूल में एडवांस जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आप किसमें दोगे? असाइनमेंट में। अब या तो वो समझ के करेगा या कॉपी करेगा, और कॉपी किया तो वो आंसर नहीं दे पाएगा टेस्ट में। ठीक है ना, आईएम्स की यही अप्रोच है। आईएम्स वाले टीचर पता क्या करते हैं, पूरे स्टार्ट में वो बेसिक चीज पढ़ा देते हैं, आप कहते हैं आगे जो है सब कुछ। असाइनमेंट जब देखते हो तो आपकी आंखें खुली रहती है कि हमने पढ़ा ही नहीं, सोचा ही नहीं। जब असाइनमेंट पढ़ते हो आप तो आप फिर गूगल सर्च करते हो कि है क्या चीज़, मुझे बताओ, फिर आप अपना दिमाग लगा के उसको बोलते हैं, सर्च करते हैं। इसलिए मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि असाइनमेंट जो इतना टफ दो उनको कि वही टफ चीज़ें आप दे रहे हो फाइनल एग्जाम में या जो इंटरनल असेसमेंट आप कर रहे हो, ये बहुत बेनिफिट होता है। बाकी तो असाइनमेंट के आप कॉपी पेस्ट के आप मार्क्स देते हो, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम कैसे नजर आएगा? कितने स्टूडेंट सीए बने, कितने स्टूडेंट इंटर्नशिप पर गए, ठीक है, कितनी उनको फंडिंग मिली इंटर्नशिप, कितना उनको स्टाइपेंड मिला, मतलब ये कितने लोगों को एमएससीज में जॉब मिला। ठीक है, ये परफॉर्मेंस आपको, और फिर ग्रेड और मार्क्स तो है इसमें तो अनडाउटली वो तो एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे,
किसके लिए? टीचर्स के लिए। और ये तो सब के लिए हो गए, चाहे आपका इंस्टीट्यूट है, चाहे वाटर है, चाहे एनर्जी है, जो भी है उसके लिए हम सभी कराएंगे। नेक्स्ट सर। ओके, थर्ड क्राइटेरिया रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर रिसर्च। व्हाट इज दैट? एनीवन, एनी आइडिया? रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितनी फंडिंग मिली, उसके लिए आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लिए, वन कौन से सॉफ्टवेयर लिए, सेकंड कितने हार्डवेयर कितने सॉफ्टवेयर मशीन ली, थर्ड कितनी वो प्रोजेक्ट लिए और कितने रिसर्च पेपर लिए और कितनी बुक्स ली लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट्स। ठीक है। Then innovation ecosystem. What is innovation ecosystem? With the resources, how did we develop the ecosystem? Help in developing the ecosystem. ठीक है? Okay. Then research publication and awards. Award हम लोग को मिलते हैं, क्योंकि अवार्ड कौन से हैं? ये नेशनल और इंटरनेशनल ये स्टेट है, तो हम जैसे को मिलते नहीं हैं। तो काउंट यू अवार्ड में जाओ, लेकिन रिसर्च पब्लिकेशन में जरूर जाएगा, है ना? इवन पीयर रिव्यू, देखिए ऐड है जो भी है, पीयर रिव्यू में जाओ, लेकिन कोशिश करो पैसे ना दें। प्रीडेटरी जर्नल्स बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में, ठीक है? प्रीडेटरी जर्नल्स में मत जाइए, ग्रोन जर्नल्स में मत जाइए। पीयर रिव्यू में वो भी बहुत है, लेकिन उसमें कोई फीस ना देनी पड़ेगा, कोई चार्जेस ना देने पड़े, कोई प्रोसेसिंग फी ना देनी पड़े, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अच्छा जर्नल जो होता है वो 2 साल लेता है पेपर पब्लिश कराने के। हमने अभी भेजा था, 6 महीने बाद आया कि इसमें प्लेजरिज्म है। मैंने कहा 2 महीने पहले बता देते। 6 महीने बाद प्लेजरिज्म 30%, उसको सही करो तब भेजेंगे हम रिव्यू के लिए। 6 महीने तो इसके लिए ले रखते हैं प्रोसेस के लिए, ठीक है? तो डिसअपॉइंटेड होने की बात नहीं है, डिसहार्टनिंग की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जिस दिन आपका पेपर एक पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गया, आप सब सलमान खान बन जाओगे, सब लोग आपकी वाई वाई करेंगे, वाह मजा आ गया। और जिस दिन एक पेपर पब्लिश होगा उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा किस चीज का, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर पब्लिश। मेरा जो फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था 2.5 साल लगता है, रो पड़े थे हम लोग, और 2.5 साल के बाद फिर जो कॉन्फिडेंस आया, फिर तो वो मुश्किल लगे पेपर पब्लिश कराने। देन कोलैबोरेशन किस चीज की? एक्सटेंशन एक्टिविटी, सॉरी दिस इज आउटरीच प्रोग्राम। हमने खुद 5 विलेजेस को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है? चंद्रावत को अडॉप्ट किया हुआ है, उनके बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। आपने कौन सी ऐसी एक्सटेंशन एक्टिविटी की हुई है? एनएसएस में, एनसीसी में, या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या कोई लोकल प्रोजेक्ट है, किस तरह से इन्वॉल्व किया है अपने आप को, किस तरह के आउटरीच प्रोग्राम है, एक्सटेंशन एक्टिविटी की हुई है आपने, या आप लोकल बच्चों को बुलाते हो, उनको पढ़ाते हो इंस्टीट्यूट में, हाँ उसको ऐसा कुछ होना पड़ेगा जो लोकल पीपल, लोकल सोसाइटी के लिए। फिर है लास्ट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किससे मतलब आईसीएसआई जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह के आपके कोलैबोरेशन है, एमओयू है, सब कोई एग्रीमेंट है, और किस तरह के इवेंट कराया आपने। इट्स नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी और फंडिंग, दे मे बी अ टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम यू ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो आईसीएसआई के साथ किस कर लीजिए, वो रेडी है सबके साथ करने के लिए, और उनके 2 प्रोग्राम चलते हैं। अभी उनके डायरेक्टर मैडम ने बुलाया था, मैं गया भी उनके पास, उन्होंने सारा दे दिया कि सब जल्दी शुरू करो, 6 महीने में जा रहे हैं, तभी कुछ कहते हैं। आईसीएसआई के पास भी है और आईसीएआई के पास है, दोनों के पास है। दोनों आपको पहले तो वो देते हैं एमओयू करके, आप कहीं डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर सकते हैं, उसके बाद जो सेटलमेंट चल होता है जिसमें आप उनका सेंटर बन जाएगा यहाँ पर, स्टूडेंट्स को वो करा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टडी सेंटर, स्टडी से एफडीपी का भी आप ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी फंडिंग देते हैं, सीए इंस्टीट्यूट और सीएस, ठीक है? उसे आप उनको एक भेज दीजिएगा, नहीं तो उनके पास उनका ईमेल है, आप डायरेक्ट को ईमेल भेजिए, वो आपको रिप्लाई करेंगे और आपको कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन या आपकी एज एन इंडिविजुअल, आप किस किस एसोसिएशन के मेंबर हैं? कॉमर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, इस तरह के जितने भी एसोसिएशन हैं, किन के आप मेंबर हैं, कभी कोई ऑर्गेनाइज किया इवेंट या पार्टिसिपेट किया, ये चीजें इंडिविजुअल, ठीक है? नेक्स्ट ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर लर्निंग रिसोर्स,
मेंशन कि लाइब्रेरी एज अ लर्निंग रिसोर्स। लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि जो फिजिकल फॉर्म में बुक्स या जर्नल है उसको कम से कम कर दीजिए, और सब सारी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेस्ड हो, ऑनलाइन बेस्ड हो, ओपन एक्सेस जिसे कहते हैं। गोल्ड और ग्रीन होता है ओपन एक्सेस, दो तरह से होता है। एक होता है कि जो भी पेपर पब्लिश हुए, जो भी चीज हुई, वो आपके यहाँ डिपॉजिटरी में भी है, आपकी यूनिवर्सिटी में, और जो पेपर पब्लिश किया जर्नल है उसके पास भी है, ठीक है। एक होता है कि सब कुछ ओपन है, कोई भी देख सकता है उसको। नेक्स्ट, okay, IT infrastructure maintenance of campus infrastructure, we are not into that much. Student support and progression, student support, हाँ जी बताइए। As an staff advisor, क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो आपके स्टूडेंट करते हैं? मेरे अपने इंस्टीट्यूट में 55 सोसाइटीज हैं और सेल हैं, और हर साल वो कम से कम 3 इवेंट करते हैं। कितने इवेंट हो गए टोटल जरा बताओ? हाँ, 3 इवेंट मिनिमम होते हैं। 55 सोसाइटी कितने हो गए? 165। अब सोचिए इन इवेंट को पैसा कहाँ से आता है? तो सोचिए इतनी सोसाइटी है, इतने इवेंट हैं, पैसा कहाँ से आता है? और एक ही सोसाइटी 1 लाख रुपए खर्च करती है इवेंट, सारा स्पॉन्सर पैसा होता है। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए कौन? टीचर, स्टाफ एडवाइजर। तो ये जो स्टूडेंट सपोर्ट है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया वीक स्टूडेंट को कैसे हेल्प कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि ना अभी कोविड में सबसे ज्यादा पूछते हैं नए वाले, कोविड में आपने कैसे हेल्प करा बच्चों को? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 बच्चे हमारे ऐसे मेरी ही क्लास में, जिसका मैं मेंटर था, मेंटर और मेंटी कितना अच्छा रिलेशन होता है ये उनके नाम से। 2 स्टूडेंट थी हमारी, एक बनारस से थी और एक सोनीपत से। अनफॉर्चुनेटली दोनों के पेरेंट्स कोविड पीरियड में एक्सपायर। दिक्कत ये आ गई कि उनके पास तो ट्यूशन फी देने के पैसे नहीं थे, बाकी चीज़ तो बात नहीं, क्योंकि मैं उनका मेंटर था, उन्होंने बोला तो उसके लिए सर हम आ नहीं सकते, हम छोड़ रहे हैं। आप बताइए क्या करना चाहिए? मैंने अप्रोच करा अपने प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइजेशन को। हम सब टीचर ने करीब 5 लाख रुपए कलेक्ट किया था सारे टीचर से, कोविड में कोई जो उसको हेल्प चाहिए उसको हम दे दें, तो पैसा भी सब हमने डिस्बर्स कर दिया। उसके बाद ये 2 बच्चे रह गए थे जो कि मेरी मेंटी। तो आपने कभी पर्सनल लेवल पे कोई इस तरह की कोशिश की? बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट के साथ, हाँ? या कोविड पीरियड में कई बार कुछ केस ऐसे थे जहाँ पर पेरेंट्स कहते थे हमारा बच्चा ना घर पे 2 साल से तो साइकोलॉजी में बीमार है, कॉलेज नहीं आता, डर लगता है कॉलेज आना, तो आपने उसके अंदर क्या रोल परफॉर्म किया? तो साइकोलॉजिस्ट एज साइकोलॉजिस्ट आपने क्या बच्चों को हेल्प किया किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इशू में, किस तरह की हेल्प किया? ठीक है, तो ये यहाँ पर जो सपोर्ट है वो उसका एक ही मायना नहीं, उसके कई सारे डायमेंशन है। उस डायमेंशन को लेकर आप चलते हैं वो आपको दिखता है। तो स्पेशली अगर आप कोविड पीरियड वाला कवर कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपने किस तरह की सपोर्ट दी अपने स्टूडेंट्स को कोविड पीरियड में। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग तो है ही, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम थी फाइनेंस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको कैसे रिजॉल्व किया? ठीक है, ओके। देन स्टूडेंट प्रोग्रेशन, ये तो 3-4 चीजें हैं इसमें कि आपके जो स्टूडेंट हैं इंटर्नशिप पे जाते हैं नहीं जाते, और जो उनका प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड आपका क्या सपोर्ट रहता है? क्या आप उनको CA CST की कोचिंग दिलवाते हैं? गवर्नमेंट में ज़्यादा जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए करियर ऑप्शन के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या आप खुद स्मार्ट हैं इतने कि आप करियर काउंसलिंग आप खुद करते हैं? उनको लिख लीजिए ये पॉइंट, करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में क्लासरूम में टीचर्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को, जैसे क्विज कराना, वो भी है प्लस ISPCs के जी लिए थोड़ा सा, जी तो उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके उससे से उसमें क्या है, उसमें आप क्या करिए उसकी सोसाइटी जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, जैसे हमारे जो IS वाली है उसकी सोसाइटी एक सिविल सोसाइटी, वो जो भी इवेंट करते हैं टीचर करते हैं फ्री होता है। कैसे?
जो हमारे पास आउट हुए बच्चे या जो लोकल आईएएस आए हैं, पीसीएस आए हैं, उनको इनवाइट कर लेते हैं। इवेंट भी हो गया, ठीक है, फ्री में भी हो गया, आपका नेटवर्क भी हो गया उन लोगों के साथ। तो हमारे तो बिहार में अगर पत्थर मारोगे ना, एक जिसके ऊपर पत्थर लगेगा वो पीसीएस होगा, कॉलेज मेडिकल कॉलेज का। अभी जब मैं गया विजिट पे बिहार में, हमको प्रोजेक्ट मिला था हमें, तो वहाँ जिससे मिलते वही दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो भी थे बड़ोड़ी थे, सारे यहाँ पे जितने पीसीएस है सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बड़ोड़ी कॉलेज से या तो कुछ कॉलेजेस के अपना एक वो होता है कि भाई उनके बच्चे सी हमारे 30% बच्चे सीए बनते हैं, आप सोचो, और उसमें से 90% जो बच्चे एक ही जगह से आते हैं इंडिया में, और वो है श्री नाम श्रीगंगानगर। तो एक अजीब सा हुआ है, मैंने कहा ये क्या गाना बाना है कि 30% में से 90% बच्चे वो श्रीगंगानगर से आते हैं बच्चे। और मजे की बात सुनिए, हर 3 साल में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हमारे कॉलेज के बच्चे की आती है, लेकिन हमने कभी इसको डॉक्यूमेंटेशन या कभी ये नहीं बताया कि हम ये करते हैं। लेकिन अब लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कॉलेज की, लेकिन हमने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया उसके अंदर, टीचिंग लर्निंग का कंट्रीब्यूशन है ही। तो हमने क्या किया, सीए वाली एक सोसाइटी बनाई कि अभी तक जो सीए थे उनको स्पेशल इनवाइट करेंगे कि किस तरह का हार्ड वर्क, किस तरह की स्मार्टनेस चाहिए सीए बनने के लिए, तो उसको सोसाइटी में सेल में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले, और सेल का एक एडवाइजर और स्टूडेंट उसके अंदर 2-3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस लीडर बना दो। बच्चों का भी इसके अंदर फायदा जब उसको सर्टिफाई होगा क्या कि मैं ऑफिस लीडर का प्रेसिडेंट है, किसका, इस सेल का या सोसाइटी का, उसको भी एक बेनिफिट हुआ, क्योंकि पैसा तो दे नहीं है किसी चीज का, उसको एक बेनिफिट हुआ ना, अवार्ड के लिए सर्टिफिकेट होगा, उसके सर्टिफिकेट हुआ कि मैं उसको प्रेसिडेंट का सोसाइटी है। ओके, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज, दिस इज ऑल लिंक्ड विद स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है, कल्चर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चर एक्टिविटी, और जो भी एनएसएस, एनसीसी एक्टिविटी जी, हाँ। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 पिलर तो हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड एलुमनी। और जो मैंने बताया कि इसको जितना अच्छा आप रजिस्टर कर लो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए प्रॉपर, और इसको कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टेंटली इस पर वर्क कीजिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का अलग सेल बनाया हुआ है, 2 टीचर दिए हुए हैं, है ना, स्टाफ दिया हुआ है, वो इसी काम में रहते हैं, नेटवर्किंग का। तो ये एक बहुत करता है, अगर आपके एलएम सच्चे हैं और आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो। आईआईटी कानपुर में एलएम ने मिलकर पूरा एक हॉस्टल बनाया है, इसका 3 स्टार हॉस्टल है। तो उसमें क्या है कि उनका बना हुआ है, इस वीक इस बैच के लोग आएंगे, इस वीक नेक्स्ट वीक इस बैच के आएंगे, पूरा साल हो जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और पूरा वॉक करते हैं कि अच्छा 30 साल पहले मैं इस रूम में रहता था, यहाँ मैं पढ़ता था, कि मेरा टीचर था ना, वो उनको बड़ा प्राउड फील होता है। और मैंने देखा कि वहाँ 20-30% जो उनके लोग हैं वो बाहर विदेश से आते हैं, विदेश में सेटल होते हैं। कमिंग बैक टू योर अल्मा मेटर, ये तो बड़ा अच्छा एक नॉस्टैल्जिया फील होता है आपको। ओके, नेक्स्ट गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। तो मैंने आपसे कहा था जो कंटेंट हैं, जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लेके चलते हैं और जो एक्सप्लोर करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं इंडिया में, उनको ये विजन, स्ट्रेटेजी, मिशन, इन चीज की धीरे धीरे नॉलेज बन जाती है। और आपको क्या लगता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, उस बेसिस पे आपका मिशन और विजन बनना है। हमारे कॉलेज का जो मिशन और विजन है वो ज्यादातर जो ओरिएंटेशन रहता है स्किल डेवलपमेंट, so that our student can be more employable in MNCs। तो हमारा जो मिशन विजन रहता है उस ओरिएंटेशन का रहता है। आपका जो है यहाँ पर ये दूसरा है लर्निंग एंड टीचिंग। हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का उसके जो अलग अलग पोजीशंस हैं, जो अलग अलग फैसिलिटी हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस बेस पर आपको डिफाइन करना है कि आपका मिशन विजन क्या है। लेकिन जनरली हमारा क्या रहता है, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स, क्योंकि नॉलेज तो दे रहे हैं। एक होता है ना KASH, लिख लो KASH, और एक होता है कि ऑल लव CASH। कौन लव नहीं करता है, हाथ करके देखो, खड़ा करो, कि हमें CAS से कोई मतलब नहीं। CASH, if you run after CASH, I'm not sure about you gonna get that. But if you run after KASH, I'm damn sure you're gonna get something. So may I know what is K? Sabka? Knowledge. You all had knowledge up to this. Okay? लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे
क्लासरूम नॉलेज को चाली चलते हैं A, S और H। A का एटीट्यूड, लेकिन नॉलेज एटीट्यूड को लाता नहीं है। If you convert knowledge into skill, it will bring attitude। कभी होता है ऐसा क्या? If you convert knowledge into skill, it will bring the attitude। और लास्ट है H, right? हैबिट गिफ्ट है मेरे पास, ये दूंगा लगता से निकाल दो पहले। हार्मनी बताओ, हम मुझे पता था कैश डिक्शन जाओगे सब, क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा है क्या, मनी इज स्वीटर देन हनी। मुझे पता था उस डिक्शन जाओगे कैश डिक्शन। जल्दी बताओ कितने निकाल रहा हूं। H मतलब एटीट्यूड brings the heights हाइट, hard work लास्ट चांस health हेल्थ, Handwriting. हैंडराइटिंग, anything हैबिट, हैबिट, वेरी गुड। देखो मैंने कहा था पेन दूंगा मैडम को। ये हमारे 100 ईयर्स में सुनिए ना, इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे चांस मिला आई अहमदाबाद जाने का, सुबह ट्रेन पहुंची, मैंने कहा यार पूरा दिन फ्री है, आराम से जाएंगे, पहले रेलवे स्टेशन 10-15 मिनट खड़े होकर देखते हैं क्या होगा। 10 मिनट खड़े थे बाहर, इतनी देर में देखी आया, कहते कहाँ जाना है? मैंने कहीं नहीं जाना, सामान तो बहुत सारा है, कहाँ जाना है? मैंने कहा जाना है IIM जाना है। मेरा बैठो ना, मैं कितने पैसे? मेरा 70 रुपये। मेरे जवाब क्या होना चाहिए? मेरा 50 है तो बता, ये होता है ना? क्या था वो? आप देखिए आदमी एटीट्यूड कैसे आता है। उसने मुझसे कहा कि सर कि अगर मेरे साथ आप ऑटो में जाओगे, अगर मेरा सर्विस आपको पसंद आए तो 70 दे देना, नहीं तो 50 ही दे देना। मैंने 2 देखा, क्या हो गया? ऐसा क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी सर्विस पसंद आए तो आप 70 दे देना, ना 50 दे देना। तो मेरे क्या ऑप्शन? मजा आए 50 दूंगा। ये होता है ना, 70 तो देने से। उसने क्या करा, मैंने सामान अपने उसमें रखा, ऑटो में स्टार्ट किया, जैसी रेस आगे किया, क्या सर राइट में देख रहे हो क्या है? क्या है? क्या ये सबसे बड़ी कपड़े मार्केट है यहाँ, जैसा कोई जैन चौक में है ना, वैसे कपड़ा मार्केट है। थोड़ा आगे चला, रिवर आई, सर ये रिवर ये यहाँ पर है, रिवर का नाम ये है, शाम को आपको गोलगप्पे खाने, टिक्की बापी खानी है ना, रात शाम को 10-11 बजे मेला लगता है, आप आगे शाम को आ जाना। थोड़ी देर आगे गए, पूरा एक्सप्लेन करता गया 10 किलोमीटर। और मजे की बात, मुझे नहीं पता था अंदर कहाँ जाना है। गेट पे पहुंचा, कैसा बैठे रहो, सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, कहता साहब आए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए साहब आए हुए हैं, क्या करना है? कहते सामने चले जाओ। स्टार्ट किया, सामने गया और रिसेप्शन पे खुद गया और मुझसे पूछा आपको प्रोग्राम का नाम क्या है? ये प्रोग्राम का नाम। रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शन से कहता है साहब इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और इनका वो बताओ रूम कौन सा है, डॉम्स कौन सी है? उसने चाबी मिली, डॉम्स भी बताई, और मुझे डॉम्स का मतलब है अपार्टमेंट जहाँ थे, वहाँ तो छोड़कर आया मुझे और चाबी से दरवाजा खोला, अंदर सामान रख दिया। मालूम है हो क्या है? मैंने पूछा तेरे पास नॉलेज कहाँ से आई? अरे नॉलेज तो थी, IIM से मुझको नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट कर दिया कि जो पैसेंजर आएगी उसे डील कैसे करना है। तो फर्स्ट डे जब ओरिएंटेशन था हमारा एक दिन बाद, तो मैंने डायरेक्टर से पूछा, मैंने ऑटो वाला को भी आपने कोई मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है क्या? मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि हुआ क्या? तो मुझे सही लगा कि यार इसने नॉलेज कौन सी, ये एरिया क्या है, आसपास क्या है, कहाँ क्या है, पैसेंजर को बता दो, पैसेंजर पहली बार आ रहा है। और दूसरा क्या उसने किया कि जो भी प्रॉब्लम थी, कहाँ जाना है, कहाँ रूम है, सब अपने आप उसको सॉल्व कर दिया। कितने पैसे देने चाहिए? ना 50 ना 70, मैंने उसको 100 रुपए दिए। क्या सर और भी जाना, मुझे बताना। तो मैंने पहली बार लाइफ में देखा कि आप ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस होती है चीज में, जो आप टीच करते हो वो चीजें आ रही होती है लाइफ में। बस आपको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करके उस क्लास में बोलना होता है। उस दिन मैंने देखा कि किस तरह किस व्यक्ति ने नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट किया, स्किल को हैबिट में नहीं, एटीट्यूड में कन्वर्ट किया, और एटीट्यूड बनेगा जब हैबिट में आ जाएगा। ठीक है,
हर नए साल पर अलग-अलग करते हैं ना, रेजोल्यूशन लाते हैं कि इस बार जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पीपल नहीं खाएंगे, है ना। तो जैपनीज वाले जो हैं 100 साल तक जीते हैं, उनकी कई सारी बुक्स हैं, उनका एक आइडिया सबसे अच्छा पता है क्या, हम रेजोल्यूशन क्या लेते हैं कि आज ही शुरू करते हैं, आज ही जिम तोड़ देना है, कहता कभी ऐसा मत करो, कहता 5% वाला कॉन्सेप्ट लेके चलो, क्या 5% आज भी खत्म करना है, 5% आगे अपने भी खत्म करना है, आप कहोगे आज ही खत्म करना कभी नहीं होगा, ठीक है। 5% वाला कॉन्सेप्ट आप लेके चलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हम सब ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारी टीचर की लर्निंग है। अपनी आईज को ओपन करके चलो, ईयर को ओपन करके चलो, देखते रहो, बहुत सारा मैजिक होता रहता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, फैकल्टी एम्पावरमेंट एंड स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज, इंटर क्वालिटीज, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये तो कंटेंट डेवलपमेंट है, ये ग्रुप का है, और जो यहाँ पे टॉप लेवल है वहाँ पर आईपीसी मेंबर हैं वो डिसाइड करते हैं अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स की हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तीन जो ये क्राइटेरिया है ये थोड़ा डिफिकल्ट रहते हैं, है ना। ये है क्या, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। एक जो लिंक है वो है आपकी सोसाइटी कम्युनिटी से, कौन सी वाली है, सोसाइटी सोशल, ठीक है, ये तो आउटसाइडर्स के लिए। अब दो चीज है वो इनसाइडर्स के लिए, ठीक है। आपने ऐसा कौन सा प्रपोज किया सिस्टम, ठीक है, जो चीज हार्ड थी, डिफिकल्ट थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, वो आपने इमीडिएट कर दी, इजी एक्सेस कर दी और लेस टाइम में कर दी। आप समझ रहे हैं? ऐसी क्या चीज हो सकती है आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने एग्जांपल से को बताया कि आपकी खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा पेपर प्रोसेस सामने क्या किया, गूगल क्लासरूम या गूगल फॉर्म को यूज किया, इसकी है सब कुछ अवेलेबल, आप उनको कैसे लेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप गोवा में प्रॉपर्टी लेना चाहो, मनाली में प्रॉपर्टी लेना चाहो, मसूरी में प्रॉपर्टी लेना, 10-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, हम जैसा आदमी लेंगे, एक ड्रीम होता है कि हम रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहेंगे। तो एक आइडिया है व्यक्ति के माइंड में, ऐसा करते हैं कि इसको शेयरिंग बेसिस पे ओनरशिप कर देते हैं, एक महीने की ओनरशिप, हाँ, तो 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ में मिल गया आपको, तो 1 महीना आपका हो गया, और जब बेचना चाहो तो बेच देना मंथ को डिवाइडेड हो गया। और इमेजिनेशन यहाँ तक काम नहीं करती। अभी मैं किसी को बता रहा था कि सऊदी अरेबिया में डिस्कस किया ना आपके साथ, सऊदी इतना बड़ा एक विजन है, इतना बड़ा मिशन है कि उस आइसबर्ग को उठा लाएंगे वहाँ से और अपना सऊदी अरेबिया में पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी। और एक कंपनी ने कर भी दिया, उस कंपनी ने क्या किया, वहीं पर प्लांट लगाया और वहाँ का पानी बहुत प्योर माना जाता है क्योंकि 4000 ईयर से इंटैक्ट है, जैसे आइसबर्ग, इतना प्योर पानी है वो। एक कंपनी ने क्या किया, उसको कन्वर्ट करता है मेल्ट करके वाटर में और उसको वाटर में डाल के बेचता है। पता है एक बॉटल कितने की है? 750 मिलीग्राम कितने की होगा? गैस करो। पानी का 100 यूरो, 100 यूरो कुछ भी नजर आ जाए। ओके नेक्स्ट, वो 2 बजे है ना, सॉरी। अच्छा ये बेसिक चीजें थी, लेकिन इसकी रेटिंग मैंने इसके साथ अटैच कर दी, पूरी पीपीटी है, प्लस मैं आपको पूरी रिपोर्ट भी दे दूँ। तो अब मुझे लगता है जो हमने मेन पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ, प्रोसीजर तो आपको बताइए जाता है। मेन जो पॉइंट डिस्कस किए, एक तो हमें एंगेज करना है जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे एडल्ट्स हैं, चाहे लोकल कम्युनिटी है, चाहे लोकल सोसाइटी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए। इंट्रोस्पेक्शन तो है ही हमारे साथ साथ, लेकिन जो दूसरों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसीडर करके हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव का मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, तो नेक्स्ट वो स्टैंडर्ड बन गया, बेसलाइन बन गया, उसके ऊपर आपको वेट ऑन करना। ये मैं आपको डिटेल देके जा रहा हूँ आपको, और ये जो पॉइंट लिखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक बार रीड करेंगे, ज़्यादा पेजेस नहीं है, हार्डली 75 पेजेस है बस, बोल के ठीक है। उसमें 75 पेज में
30 पेजेस ये हैं, बाकी 30 से अलावा जो पेजेस हैं वो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो तो हर एक ग्रुप के 30 पेजेस पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वहीं से कोट किए हैं मैंने, और ये जो है सब इम्प्रूव वर्जन है, अभी जो हुआ डिसीजन हुआ इससे उसके ऊपर है ना। एनी क्वेरी, एनी आई नो इट्स वेरी बोरिंग लेक्चर। बोरिंग इसलिए होता है क्योंकि इतना सारा कुछ समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं बीच बीच में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। हाँ कुछ लीजिए, कोई इंसान जो हमें डॉक्यूमेंट भेजे हैं प्लीज इनको आप हर साल अपने रिकॉर्ड में रखिए और कोशिश करिए कि ये जो ऑडिट है एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक ऑडिट ये जरूर कराएं। पहले तो इंटरनल कर लें, एक हफ्ते पहले इंटरनल आपस में कर लें, आपका डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट को विजिट करेगा, सिर्फ इंटरनल ऑडिट। फिर आप बाहर से किसी कॉलेज में आसपास से जिनको नॉलेज हो उनको इनवाइट कर लो, वो जस्ट उसको देख सकते हैं, पेपर्स को भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है डेटा सेल्फ जो आपने रिपोर्ट सबमिट की है उसका वेरिफिकेशन होगा, डीबीबी कहते हैं उसको। डीबीबी में ये ना हो कि आपने कुछ फिल किया है और वो मिसमैच हो जाए तो वो बहुत बड़ा ट्रबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली जितना है उतना आप मेंशन कर दीजिए, फैब्रिकेशन मत करिए, फॉल्सिफिकेशन मत कीजिए, बुकिंग मत कीजिए डेटा किसी भी चीज का, जो आपके पास है ऑनेस्टली आप कर दीजिए, ठीक है। और उसकी बेसिस पे ही सेल्फ में आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं। अगर लेवल नीचे तो फिर ही मत करो, सबसे अच्छी थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए। जैसे इंप्रूव करोगे आपको पता चल जाएगा आपको ग्रेड क्या आने वाला है। ये सेल्फ स्टडी रिपोर्ट है, आपको पता चल जाएगा कि आपके जितने जिस लेवल पर है उसके मायने क्या है, कितने ग्रेड आपको आ सकते हैं। अगर आपका बी ग्रेड भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, प्लीज गो फॉर इट, कोई हार्म नहीं है। लेकिन आपका क्या हुआ, एक बेसलाइन ग्रेड हो गई, स्टैंडर्ड हो गया, अवेयरनेस हो गई, नेक्स्ट टाइम आई कैन गिव यू गारंटी ए तक पहुंच सकते, क्योंकि आपने जाके कल्चर इवॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो अगर जो हमने आपको भेजा है उससे रिलेटेड वो सारा क्या है कि आपका इंटरनल असेसमेंट का है, इंटरनल ऑडिट का इससे रिलेटेड है कि आपने कोई भी मीटिंग की उसके मिनट्स आएंगे आपके पास, नोटिफिकेशन दिया था कि साइन है कि नहीं उसके पास, वो रजिस्टर होना चाहिए हर इवेंट का, हर सोसाइटी का, हर मीटिंग का, जो आपके यहाँ सोसाइटी मीटिंग जो भी चीज होती है सबके डॉक्यूमेंट्स उसी की सारी है, ठीक है ना। इसमें पूरे वो है चेक पॉइंट्स हैं, आप हो गया चेक कर लीजिए, हाँ सेल्फ एवल्यूएशन है, ये है, सेमेस्टर टाइम टेबल है, सभी को होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, है उसकी फाइल बना दी। तो दो फाइल बनेगी, एक डिपार्टमेंट लेवल पर, एक इंडिविजुअल। इसमें दिया हुआ है इंडिविजुअल लेवल पर क्या क्या चीजें चाहिए, आपका सीवी चाहिए, ठीक है, सारे जो आपके अभी तक के एविडेंस हैं, क्रेडेंशियल उसके, आपने पिछले साल में क्या क्या किया उसके, तो जो भी इवेंट हो रहा है सर्टिफिकेशन ले लो प्रिंसिपल से, मैंने इवेंट का कोऑर्डिनेटर थी, मैंने ये इवेंट किया, सर्टिफिकेट लगा दो, है ना। और उसके अंदर एक पेज की रिपोर्ट लिखो, ज्यादा पेज की नहीं, एक पेज की रिपोर्ट लिखो। और एक मैं यही बताता हूँ, गूगल क्लासरूम बच्चों और आपके लिए, गूगल फॉर्म आपके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए और बच्चों के लिए, एक होता है गूगल शीट, ठीक है। जितनी भी अचीवमेंट्स हैं आपकी गूगल शीट पे डालो, इससे और वेबसाइट आपकी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट बनी हुई है, फ्री में है, आप उसमें कुछ भी मैजिक कर सकते हो, फोटो डालना है, अवार्ड डालने हैं, जो भी चीज डालनी है, स्लाइड और वेबसाइट खोल के क्लिक करते हो ना, सारी डिटेल मिल जाती है, आपकी डिटेल मिल जाती है। मेरे को तब पता चला गढ़वाल यूनिवर्सिटी के किसी साहब का फोन आया कि हम आपको पैनल पे ले रहे हैं, फिर आपकी अपनी वेबसाइट बताओ, तो वेबसाइट पर आएगी, फिर लीजिए क्या होगी, डिलीट वेबसाइट कौन सी होगी, फिर मैंने सर्च किया तो फिर पता चला तो गूगल वालों ने अपना दिया हुआ गूगल शीट, आप सब गूगल शीट बना लीजिए, और उसका लिंक कहाँ देना है, कॉलेज की वेबसाइट पे दे दीजिए। कोई देखेगा ऐसे साथ में, वो कॉलेज की वेबसाइट पे देखेगा ना सब कुछ वो है अवेलेबल है, क्या दिक्कत है। तो आप भी खुद अपडेटेड रहते हैं कि मुझे 5 साल पहले देखना पड़े आपने कौन कौन सी क्लास ली थी, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए थे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये चीजें आप वहाँ ट्रांसफर करते हो, है सब अवेलेबल आपके पास, कहाँ है, गूगल क्लास में, गूगल फॉर्म में है, वो आप अपडेट करते हैं, लेकिन चीजें मिलने में अपनी गूगल शीट में, तीनों चीज भी आपके पास, ये आदमी आपका बन गया। कोई क्वेरी है तो प्लीज रहेगा। But I'm not studying
हम लोग कोई वो तो है नहीं कि हमने PhD की उसमें या फिर डिग्री की, ठीक है, हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है। सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? आपके डॉक्टर विजिट करते हैं क्या टाइम है? नहीं, वो कॉल कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। और ठीक इसी तरह साइकोलॉजिस्ट को पैनल पे रूम चाहिए, हमने किया हुआ है, हमने एक रूम भी बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसकी फोटो थी, रूम बंद था। जब नेक्स्ट डे बोला ये रूम बंद है, इसका मतलब और फोटो दिखाई ना, ये रूम है, साइकोलॉजिस्ट रहता है यहाँ पर, तो उसे अगर बंद रहता है क्या गलती हुई हमसे कि फोटो हमने ये ध्यान रखिए अपने पैनल पर हम नहीं देंगे। आप कहेंगे कि हमारे कॉल पर आते हैं या हफ्ते में 2 घंटे विजिट करते हैं। डॉक्टर का भी यही होता है कि हफ्ते में आप 2 घंटे रख लीजिए कि हमारे यहाँ डॉक्टर 2 घंटे विजिट करता है, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट आप 2 घंटे के पैनल पे रख सकते हैं। ये सबसे बड़ी कितने स्टूडेंट ने उससे साइकोलॉजिकल इश्यू को सॉल्व किया, वो डाटा होना चाहिए, कितना विजिट किया, ठीक है, होना चाहिए। हमारे तो बेसिक मेडिसिन भी देते हैं डॉक्टर, लेकिन हम लोग तो वैसे ही वो फर्स्ट एड टाइप का वो या तो नहीं वो सफिशिएंट नहीं है। अगर जरूरत होती है तो डॉक्टर कॉल करते या आसपास कोई हॉस्पिटल से टाइप हो, पैनल डिस्पेंसरी मस्ट कह रहे हैं। डिस्पेंसरी से टाइप कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए। कॉलेज में ही डिस्पेंसरी हाँ, होता है। पैनल पे हमने 2-3 हमारे यहाँ 2 आवर्स के लिए एवरी डे डॉक्टर आता है, नर्स तो रहती है हमारे घर वैसे चाहिए। हमारे HYC में भी एक डॉक्टर नहीं वो नहीं, मतलब उनको बुला सकते हैं। जी, तो आप उसको दिखाओ ना कि भाई हमारे पास 2 घंटे या एक रूम है, 2 डॉक्टर्स एक रूम है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और ये लोग बैठते हैं, आते ही है, आ जाते या किसी लोकल डिस्पेंसरी से टाइप हो जाए, लोकल डिस्पेंसरी से टाइप हो जाए कि अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल इसका, तो आप उसको डील करो। उनका नाम क्या है, डॉक्टर उसका ग्रेजुएशन क्या है, कितने स्टूडेंट को उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया। Thank you so much, sir. With this, we have come to the end of today's workshop, and I would like to invite the IQAC coordinator of the college, Dr. Bharti Sagar, to deliver a vote of thanks. चीजों को इम्पेयर कर दिया है, ठीक है ना? नहीं, वो प्रैक्टिस तो यही है। आज कुछ ज़्यादा है। I would like to request our principal ma'am to give sir memento for today's program. Thank you very much. आज के रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर पुष्पेंद्र जी को कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से महाविद्यालय के लिए आपने पर्याप्त समय निकाला और बहुत ही रुचिकर और विस्तार से दोनों ही विषयों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और हमारी शंकाओं का भी समाधान किया। आपके सहयोग के लिए महाविद्यालय परिवार, हमारे IQAC सेल हृदय से आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद व्यक्त करूँगी साथ ही हमारे जो आज की कार्यशाला में महाविद्यालय से पधारी प्राचार्य डॉक्टर लकी मैडम और दूसरे कॉलेजेस की जो सभी शिक्षिकाएं हमारे साथ इस कार्यशाला में शामिल हुई हैं, उन सभी को हृदय से आभार और धन्यवाद। आपकी सहभागिता ने हमारे प्रयास को सार्थक किया है, आप सभी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महाविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम को गति देने में सफल आयोजन में प्रेरणा स्रोत बनकर हमेशा जिनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहता है वह हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी डॉक्टर प्रीति जौहरी जी, और यह उन्हीं का विचार और प्रयास है जिसकी वजह से आज हम इस कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन कर सके हैं। उन्हें भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, और इसके साथ ही धन्यवाद और हृदय से आभार मैं अपनी IQAC सेल के सभी सदस्यों को देना चाहूँगी जिन्होंने कि इस कार्यक्रम के आयोजन में पूरा सहयोग दिया और पूरा समय दिया है। साथ ही तकनीकी सहयोग हमें प्राप्त हुआ हमारे महाविद्यालय से पवन सिकरवार जी से, आशीष शर्मा जी से और विमल जी से, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। और साथ में हमेशा हर कार्यक्रम में आपके आयोजन में पूजा पालीवाल जी, रत्ना जी, इनका भी हमें हमेशा सहयोग प्राप्त रहता है। आप सभी के सहयोग के लिए मैं सभी को पुनः एक बार आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। यहाँ जो हमारी कार्यशाला में जो भी प्रतिभागी शामिल हुए हैं
जैसे ही वो आप सबको प्राप्त होगा मोस्ट प्रोबेबली हम आज ही इसको मेल कर देंगे थोड़ा अभी सा। करवाते हैं? जी मैम, हाँ। तो आप लोग उस ईमेल को जितना जल्दी हो सके हम लोग फीडबैक जो है अपना जितना जल्दी हो सके हमें वापस भेजिए। तो हम फिर सर्टिफिकेट भी हाँ उसी के आधार पर और आप लोगों के सर्टिफिकेट्स भी हैं जो हम लोगों ने, लेकिन वो फीडबैक के बाद ही हम लोग चाहेंगे कि उसको फिर आगे आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।